नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी छोटी बचत योजनाओं के गिरते आंकड़ों की। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में छोटी बचत योजनाओं जैसे कि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत योजना एनएससी, किसान विकास पत्र केवीपी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर सावधि जमा, मासिक आय, इस तरह की कई योजनाएं हैं। इनमें वित्त वर्ष 2017-18 में जमा होने वाली रकम में तेजी के साथ कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले 8 महीनों में छोटी बचत योजनाओं का आंकड़ा 40,429 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2016-17 के इन्हीं महीनों में 2,75,682 करोड़ रुपए था। यानी 17-18 के शुरुआती 8 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 7 गुना की गिरावट। ये गिरावट न केवल जमा और बचत प्रमाण पत्रों में दर्ज हुई, बल्कि सार्वजनिक भविष्य निधि में भी यही गिरावट है। अप्रैल और नवंबर 2017 के बीच 8 महीने की अवधि में कुल पीपीएफ रिसिप्ट 1,775 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5,722 करोड़। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बचत दर घट रही है। मार्च 2008 में ये 36.8% पर थी, 2014-15 में ये 32.3% पर आई, लेकिन अब वित्त वर्ष 2018 के लिए 30% से भी कम रहने का अनुमान है। तो समझेंगे कि ये जो बचत पर संकट है या जो छोटी बचत के आंकड़े कम हो रहे हैं, ये किस तरीके का इफेक्ट है। क्या इसे हम सकारात्मक कह सकते हैं अर्थनीति के लिहाज से, या फिर इसके कुछ नुकसान हैं। ये क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट कहां पर होगा, ये भी समझेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान वेद कुमार जैन साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान पर्थ ऑफ इंडिया से आप हैं, सर स्वागत है। पूजा मेहरा हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं और आर्थिक मामलों पर खास पकड़ रखती हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुशील चंद्र त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व संयुक्त सचिव आर्थिक मामलों के भारत सरकार में आप रहे हैं। सुशील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा सुशील सर आपसे, ये जो आंकड़े हैं कि छोटी बचत योजनाओं में जो करीब 7 गुना की कमी दिख रही है 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में, ये इसे आप कैसे देखते हैं? ये कुछ पॉजिटिव ट्रेंड है इकोनॉमी के लिहाज से, या फिर ये आपको लगता है कुछ नेगेटिव है इसमें? देखिए, कई कारण हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि ओवरऑल सेविंग रेट हमारी घट रही है, हमारी सोसाइटी कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी हो रही है, एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि पहले लोगों को अपनी सेविंग्स को जमा करने के कम साधन थे, या तो पोस्ट ऑफिस में छोटी बचत योजनाओं में जमा करें या बैंक में जमा करें। बैंक गाँव में और छोटे शहरों तक नहीं पहुँचते थे, अब बैंक सब जगह पहुँच गए हैं। बैंकों में जमा करना निकालना ज़्यादा आसान होता है। तीसरी बात कि जो टैक्स ट्रीटमेंट होता था उसमें एक सहूलियत होती थी लोगों को कि इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट का, इसका टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा फेवरेबल था। अब कोई ऐसा अंतर नहीं रह गया है, लोगों को म्यूचुअल फंड वगैरह में भी करीब करीब वही टैक्स ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगली बात कि ये जो छोटी बचत योजनाओं का इंटरेस्ट रेट अच्छा होता था और इनके लिए राज्य सरकारें बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि जितना पैसा जिस राज्य में जमा होता था वो पैसा लोन के रूप में भारत सरकार उस राज्य को देती थी, 1-2% उसमें इंटरेस्ट बढ़ा के। अब जो है राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई, क्योंकि राज्यों को पहले 27% केंद्रीय टैक्सेस का शेयर मिलता था, फिर वो 32 हो गया। पिछले वित्त आयोग के बाद अब वो 42% हो गया। राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, एक ज़माने में आज से 15-20 साल, करीब 20 साल पहले जब मैं प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश में होता था, हम लोग बड़ी कोशिश करते थे कि छोटी बचत और बढ़े। वेस्ट बंगाल बड़ी कोशिश करता था, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त बहुत ऊपर था, फिर भी राज्य सरकारें अपने सारे तंत्र के साथ कोशिश पर लगी रहती थी कि ज़्यादा हो। अब वो उतना नहीं है। तो ये सब कई कारण हैं। फिर अब देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक पिछले 15 सालों में बहुत बढ़ के आई है। मैं एक म्यूचुअल फंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ, मुझे इसलिए उसका थोड़ा अनुभव है। ये जो विकसित देश हैं वहाँ म्यूचुअल फंड इतना आगे बढ़ जाता है कि जितना बैंक डिपॉजिट हो करीब करीब उतना ही म्यूचुअल फंड में आ जाता है। अभी वो स्थिति भारत में नहीं है। बैंक डिपॉजिट 70 लाख करोड़ करीब है, म्यूचुअल फंड 24-25 लाख है। लेकिन पिछले 15 सालों में ये बहुत बढ़ा है, 2-3 लाख करोड़ से बढ़ के 24 लाख करोड़ हो गया है। और म्यूचुअल फंड जो है, ये जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, लोगों को दिखाई पड़ता है कि ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और इंटरमीडिएशन ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। तो ये सब कई कारण हैं जिनकी वजह से छोटी बचत अब आजकल कम हो रही है। ओके सर। वेद सर,
क्योंकि आम पब्लिक जब इस बारे में सुनती और पढ़ती है कि भाई आंकड़ा कम होता जाता है, तो आंकड़ा कम होने के साथ एक चिंता आती है, जहन में सवाल उठता है कि चिंता है या वाकई एक अच्छी खबर है। दर्शकों के लिए समझाइए कि असल में अगर ये चिंता है तो क्यों, और अगर ये अच्छी खबर है तो क्यों है। देखिए, सेविंग्स और सेविंग डिपॉजिट्स अपने आप में एक, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी खबर भी होती है और एक अच्छी नहीं भी होती है। दोनों बातें हैं, चिंता की बातें हैं। जिसे हम सेविंग कहते हैं वो डिफरेंस है डिस्पोजेबल इनकम जो एक कंज्यूमर, एक आम घरेलू व्यक्ति के हाथ में होती है, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स। आज मेरी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ की है और मैं 9,000 रुपये अपने घर के खर्चे के लिए करता हूँ, तो 1,000 रुपये मेरी सेविंग मानी जाती है। और इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए हम कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। और साथ साथ हमारी कोशिश भी रहती है कि जो सेविंग्स है, क्योंकि सरकार को जो अपने खर्चे करने हैं कैपिटल गुड्स में, वो सरकार को जो इकॉनमी को एक्सपेंड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या जो भी खर्चे करने हैं, उसके लिए सरकार को आपके लिए इनकम डिपॉजिट चाहिए। तो ये स्मॉल सेविंग जो सरकार के पास आती है, तो सरकार इसको देश की इकोनॉमी के लिए प्रोप अप करने के लिए कैपिटल गुड्स के लिए खर्चा करती है। वो खुद करे या स्टेट को दे, ये खर्चा करती है। तो जितनी ये सेविंग आती हैं वेरियस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस में, नेशनल सेविंग स्कीम में, ये पीपीएफ वगैरह में, ये सारी सेविंग उसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो अच्छी खबर यह है कि सरकार को अगर सेविंग ज़्यादा मिलेंगी इन बैंकों में, तो सरकार को, इन पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो सरकार को उसके लिए डिस्पोजेबल जो आगे लगाने की जो है, जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे और सरकार उसे ज़्यादा कर पाएगी। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि अगर एक आम नागरिक ज़्यादा खर्चा करता है तो उसे इकॉनमी में बूस्ट मिलती है, कंजम्पशन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों में डिमांड बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है। इसका मतलब इंडिकेशन है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक इसमें सामंजस्य रखना, बैलेंस रखना एक बहुत चीज़ ज़रूरी होता है। अब आपका सवाल है कि क्या वर्ष 2017-18 में जो हम डीप डिक्लाइन देख रहे हैं, क्या ये चिंता की बात है, ये किस चीज़ का सिग्नल है? अचानक, क्योंकि 2016-17 से मेरा कहना है कि एक छोटा सा कंपैरिजन हमें करना चाहिए 2016-17 और 17-18। भारतीय इकोनॉमी में 2016-17 एक एक्सेप्शनल ईयर काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष में सरकार ने एक डिमोनेटाइजेशन का कॉल ली थी और ये डिमोनेटाइजेशन नवंबर 2016 में हुई। तो जो सेविंग्स में पैसे जमा हुए नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में, वो ये मान के चलना चाहिए कि वो कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जमा हुए हैं। तो उससे ना तो हमें ये समझना चाहिए पेसिमिस्टिक होना चाहिए, ना ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। जो 2,75,000 करोड़ का आंकड़ा है, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी वो जो 8 नवंबर का फैसला था उसके चलते हो सकता है। अगर आप वो डाटा देखेंगे नवंबर 2016 का, दिसंबर 2016 का, जनवरी 2017 का, फरवरी 2017 का, तो उसमें स्टीप इंक्रीज नज़र आ रही है। क्योंकि जब ये हुआ तो लोगों ने, क्योंकि सरकार की स्कीम में डिमोनेटाइजेशन में ऐसा परमिजिबल था कि आप अपना डिपॉजिट बैंकों में करा के कुछ पोस्ट ऑफिस वगैरह, सेविंग वगैरह में वहाँ भी जमा करा सकते थे। तो लोगों ने उन साधनों को भी यूज़ किया, और वो क्योंकि सबका चेंज ओवर होना बहुत ज़रूरी था, तो एक लार्ज स्केल पे वो डिपॉजिट आए हैं। और जैसे अभी पहले बात हो रही, पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि जैसे जैसे इकॉनमी आगे प्रोग्रेस करती है तो ये इशू आएगा कि क्या लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, और जिसमें पैसा ज़्यादा खर्च कर लिए इसलिए सेविंग हो रही है, या लोगों का ऑप्शन चेंज हो रहा है सेविंग करने का। एक तो स्मॉल सेविंग है जो हम पीपीएफ वगैरह में, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, ये सरकारी स्कीम में मानते हैं। इसके अलावा एक आम व्यक्ति के पास 3-4 ऑप्शन और भी हैं। एक तो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक का डिपॉजिट, क्योंकि इस पीरियड में बैंक का डिपॉजिट भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो हुआ है। अगर आप डाटा देखेंगे कि 2016-17 के वर्ष में बैंक की डिपॉजिट की ग्रोथ 15% से ज़्यादा की आई थी, जो कि इस वर्ष 17-18 में घट के 6.7% आई है। उसका कारण भी ये है कि जो बैंक के डिपॉजिट थे 2016-17 में बढ़कर 31 मार्च 17 को लगभग 1,14,000 करोड़ के करीब खड़े थे, जो बढ़कर आज की डेट में 124 लाख करोड़ हो गए हैं, 124 लाख करोड़ के करीब खड़े। तो वो फिगर भी बहुत 90 करोड़ से एकदम जंप करके गई थी, वो बहुत लार्ज स्केल पे जंप कर गई। तो वो भी एक, मैं समझता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से बैंक में डिपॉजिट गए और बाद में वो डिपॉजिट में डिक्लाइन आया, तो हम एक्सेप्शन ये। सिमिलरली जैसे जैसे एक व्यक्ति का फिजिकल, जिसे कहते हैं लिटरेसी बढ़ेगी, यानी कि उसको अवेयरनेस बढ़ेगी, तो वो अपनी ये देखता है कि मैं कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकूँ। पहले जैसे टैक्स बचाने के लिए, और उसमें जो टैक्स इंटरेस्ट रेट आते थे, तो सरकारी स्कीम में जो पीपीएफओ वगैरह में उसमें एक एडवांटेज नज़र आता था, तो एक लोगों का रुझान था कि वहाँ जा सकते थे। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि इसके अलावा भी कोई साधन है जहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट में सिक्योरिटी है, लिक्विडिटी है,
लेकिन इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड पर भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड की ग्रोथ का आप डाटा देखेंगे तो भारतवर्ष का भी काफ़ी प्रोडक्टिव डाटा है। आज की डेट में वर्ष 17-18 में वो 22 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है, जो पहले 16 लाख करोड़ था। 12 लाख करोड़ से 16 लाख से 22 लाख करोड़ 2-3 साल के पीरियड में होना अपने आप में ये फाइनेंशियल लिटरेसी को अवेयर करता है कि लोगों में कितनी अवेयरनेस आ गई है कि म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बैंक डिपॉजिट के मुकाबले 1-1.5% की बेटर रिटर्न आती है। थोड़ा सा रिस्क रहता है उसके अंदर, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो वो रिस्क को भी कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। तो ये इससे मैं कहूँगा कि ये जो आप डाटा कह रहे हैं कि डिक्लाइन आया है, इससे हमें कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें बैकग्राउंड समझनी चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है तो वो उस बात का इंडिकेशन आएगी। और वो जो सरप्लस लोगों के हाथ में जनरेट होता है, जिस व्यक्ति के हाथ में अपनी खर्चे से ज़्यादा इनकम है, वो सेविंग है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट होगी। चलिए पूजा, आपकी नज़र में, क्योंकि ये तो बात जो कही जैन साहब ने कि 8 नवंबर का फैसला, उसके आसपास जो आंकड़े बताते भी हैं कि अचानक बैंकों में या फिर इस तरह की जमाओं में पैसे का कैसे ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन पीपीएफ जैसे अकाउंट में जो कि 5,722 करोड़ था 2016 में, 2017 में 1,775 करोड़, क्या जो अलग अलग फैक्टर हैं उसमें एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से रेट कट किया गया धीरे धीरे सेविंग्स में, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आम शख्स, आम उपभोक्ता जो है वो बाजार पर ज़्यादा खर्च करे और उसका इनफ्लो जो है, मैं कहूँ मनी का, वो लगातार बढ़ता है, इसका फायदा इकोनॉमी को मिले, वो कारण है, या कुछ और बड़े कारण आपको दिखते हैं? बैंकों से भरोसा कम हुआ है, क्या वो भी कारण है? जितने भी कारणों की बात हुई है, मेरे ख्याल से कुछ कुछ हद तक वो सभी कारण सही हैं। इसमें से कौन सा कारण सबसे ज़्यादा वेट रखता है इस बात को समझाने में, वो हमें देखना है। जो आपने रेट कट हुए हैं ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इंटरेस्ट मिलता है, वो मैं आपको समझाऊं। वो इसलिए रेट काटा गया था क्योंकि ये कहने में आ रहा था कि जब तक ये जो एडमिनिस्ट्रेड रेट है इस तरह के सेविंग प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रहेगा, तब तक आरबीआई कितना भी इंटरेस्ट रेट कम करता रहे, जो बैंक्स हैं वो उनके पास पैसे कम आएगा और ज़्यादा इन डिपॉजिट्स की तरफ जाएगा, और इसलिए बैंक्स अपनी लेंडिंग रेट्स नहीं कम कर पाएंगे और लोन्स को वो कम रेट पे नहीं दे पाएंगे जिस उद्योग के लिए, जिसके कारण ज़्यादा बिजनेस को लोन नहीं मिलेगा और इसलिए वो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे, वो उनका काम उतनी तेज़ी से नहीं चलेगा। इस थिंकिंग के अंतर्गत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि हर क्वार्टर, हर 4 महीने में वो रिविजिट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, और ये कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है, तो जितना हमको रियल रिटर्न मिलता है पैसा से स्मॉल सेविंग्स में लगाने से, उसमें उतना मुझे नहीं लगता उतना नुकसान हुआ है। इसमें अट्रैक्टिवनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है वो डेफिनेटली बड़ी है, और लोगों ने ये सोचा है कि जो क्या है कि बहुत कल्चरली बहुत टाइम से इंडियंस ये सोचते थे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सट्टा है। वो फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अपना अवेयरनेस और सेलिंग के पॉइंट्स जो हैं वो आपके घर में आके आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें पैसे कैसे आपका सेफ रहता है, उस वजह से उनके नंबर्स दिखा रहे हैं कि वो जितना पैसा इकट्ठा कर पा रहे हैं वो बड़ा है, और लोगों को ये समझ में आया है कि पीपीएफ से ज़्यादा उनको रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। इस होप से उन्होंने वहाँ पे पैसे लगाए। इस दौरान आपने ये भी देखा है कि थैंकफुली स्टॉक मार्केट में कोई मेजर पहले नहीं हुआ है। पहले कई बार जब ऐसे एक कल्चरल, एक इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में कंट्री के डिफरेंस आता था, लोग यूटीआई में लगाने लगे थे, तो कुछ ना कुछ हो जाता था जिससे वो फिर डर जाते थे। थैंकफुली अभी ऐसा हुआ नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, सेबी पे, कि ये ऐसे ही चलता रहे, कोई स्कैम वगैरह ना हो। तो एक तो ये इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में चेंज है। दूसरा, कंजम्पशन डेफिनेटली आप देखिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो उनके जो सेविंग है वो कम हो ही रही हैं। ये एक लगातार ट्रेंड 5 साल से हम देख रहे हैं। और इसका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इसका इकोनॉमी पे 2 तरह के इफ़ेक्ट पड़ते हैं। एक तो आपकी ओवरऑल सेविंग कम हो रही है और उसके बदले कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। कंजम्पशन से जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से जीडीपी ग्रोथ और ज़्यादा
बढ़ता है, एक ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट पैसा होता है तो आपके प्रोजेक्ट्स लगते हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं और उससे नई जॉब्स होती हैं और उन जॉब से नई इनकम्स बनती हैं, तो उससे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इकॉनमी वाइड हाउस होल्ड्स की लोगों की सेविंग्स आप देखते हैं, वो जो है गवर्नमेंट के सेफ एश्योर्ड रिटर्न सेविंग्स से हटकर अब म्यूचुअल फंड, जो कि थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट या फिक्स्ड इनकम में गया है, तो कंट्री का थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल जो है वो चेंज होता है। मैं ये नहीं कहती कि खराब होता है, इंडिया हमेशा से एक बहुत ही रिस्क अवर्स सोसाइटी रही है, जिसके कारण जब 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन वगैरह हुए, ये इकोनॉमी नहीं हुआ। मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था कि असल में कि किस तरीके से सुशील सर, जब हम एक तरफ बात करते हैं कि अगर छोटी बचत ज़्यादा होंगी, सरकार के पास निवेश और उनके अपने फंड के ज़रिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए एक ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन जब छोटी बचत का आंकड़ा नीचे की तरफ जाता दिखता है और बचत का, मैं कहूँ कि जो एक विचार है आम पब्लिक के बीच में, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके ज़रिए आप इकनॉमी में खर्च के ज़रिए डिमांड तो क्रिएट करते हैं, लेकिन इसका कोई बैलेंसिंग तो होगा। किस तरफ जाने के नुकसान ज़्यादा हैं और कहां पर खड़े होने से उसके फायदे अधिक हैं? देखिए, जैसे पहले भी कहा गया कि इन्वेस्टमेंट और खर्च, कंजम्पशन, दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहिए। और इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट सब इंटीग्रेटेड हैं। इन्फ्लेशन क्या है, उससे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगी। छोटी बचत में क्या इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई की रेपो रेट उससे रिलेटेड होगी, बैंक्स की लेंडिंग रेट उससे रिलेटेड होगी। लेकिन अगर इकॉनमी बहुत तेज़ी से चल रही है, कंपनियां बड़ा मुनाफा कर रही हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में इक्विटीज़ बहुत अच्छी रिटर्न देंगी। म्यूचुअल फंड के जो दो और प्रोडक्ट्स आए हैं, लिक्विड प्रोडक्ट और डेट प्रोडक्ट्स, वो भी रिटर्न अच्छा देते हैं। डेट प्रोडक्ट्स जो हैं इन सबसे अच्छा देते हैं, बैंक के रेट से भी अच्छा दे रहे हैं, और उनमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि सब बड़ी कंपनियों में रेटिंग के बाद देते हैं। तो होना ये चाहिए कि, और ये सब इंटरमीडिएशन करते हैं। देखिए, हुआ ये है कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो अब बैंकों से लोन ना ले करके वो सीधे बॉन्ड्स या इक्विटी फ्लोट करती हैं स्टॉक मार्केट पे, और बॉन्ड्स में ये म्यूचुअल फंड्स अपने डेट स्कीम के जो पैसे हैं उनको लगाते हैं। तो अगर वो बॉन्ड फ्लोट कर रही हैं 8.5-9% पे जी, तो म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम में लोगों को 8% मिल जाता है, यानी दोनों तरफ फायदा होता है। कंपनी को 9% पर पैसा मिलता है, इन्वेस्टर को 8% का रिटर्न मिलता है। वही अगर बैंक में जाता है तो बैंक में डिपॉजिटर को 6% का इंटरेस्ट मिलता है और बोरोवर को 11% मिलता है। तो जो इंटरमीडिएशन है वो बैंक उतने एफिशिएंट नहीं है, इसलिए बैंक में कम पैसा हो रहा है। अब बात आई सरकार की। सरकार जो है ये स्मॉल सेविंग से जरूर पैसा लेती थी, लेकिन स्मॉल सेविंग से चूँकि छोटे छोटे लोगों से और काफ़ी मात्रा में अलग अलग जगह पर पैसा लेने पे बहुत कॉस्ट एफिशिएंट नहीं थी ये, और उसका इंटरेस्ट रेट बड़ा रखा जाता था ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो वो उस पैसे को सरकार को उपयोग करने में उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती थी। सरकार सीधे मार्केट में जाके अपनी बोरोइंग करती है, तो वो बोरोइंग उसकी जो है कम रेट पे होती है। तो ये सब इंटरमीडिएशन का है इश्यू। जहाँ ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वहाँ पे सीधे जो इन्वेस्टर है और बोरोवर है उनके बीच में कम से कम मार्जिन होगी, वो चीज़ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चलेगी। तो जैसे इकॉनमी और ज़्यादा एफिशिएंट होती है ये चीज़ और बढ़ती रहती है। तो ये एक इकॉनमी के डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसमें कोई ऐसी हमें परेशानी की बात नहीं है। और जैसा कहा गया 16-17 के आंकड़े डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो घर में जितना पैसा था वो सब बैंक में आ गया, स्मॉल सेविंग में आ गया, और जो कुछ बचा खुचा वो म्यूचुअल फंड में भी गया। तो वो एक स्पर्ट दिखाता है। ओके सर। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम चल के जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी ये स्मॉल सेविंग में धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में चली जाएगी। म्यूचुअल फंड अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्मॉल डिपॉजिट ले रहे हैं, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो विकसित देश हैं वहाँ म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट्स तो करीब करीब बैंक डिपॉजिट के बराबर हो गए। जैसे बताया गया कि हमारे यहाँ बैंक डिपॉजिट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई, म्यूचुअल फंड तो अभी 22-24 लाख करोड़ पे हैं। तो वो बढ़ेंगे। और स्मॉल सेविंग्स वो अब धीमे धीमे उस रेंज में नहीं रहेंगी, ठीक है चलेंगी, लेकिन उस रेंज में नहीं रहेंगी। प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स,
ये भी अब म्यूचुअल फंड्स इनको मैनेज करते हैं। तो धीरे धीरे जो स्टॉक मार्केट है वो ज़्यादा एफिशिएंसी क्रिएट करेगा और उस पर ज़्यादा चीज़ें आएंगी बजाय इसके कि स्मॉल सेविंग्स में और बैंक्स में। ओके सर, सुशील सर जो कह रहे थे जैन सर, तो क्या ये अब मुहावरा बदल चुका है हिंदुस्तान जैसे देश में कि जो पहले कहा जाता था कि बचत कीजिए सुखी रहिए, और अब ये खर्च कीजिए या खर्च की लत देश के लिए बेहतर है? नहीं, देखिए ये मुहावरा नहीं बदलेगा, बचत तो अभी भी करनी पड़ेगी। ये जैसे जैसे इंडियन इकॉनमी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेगी तो ये इसकी बैलेंसिंग बढ़ेगी। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि सरकार के पास जब अगर इकॉनमी डेवलप नहीं है तो सरकार के पास साधन लिमिटेड होते हैं बोरोइंग करने के और साधन अपने रिसोर्सेज जुड़ाने के। तो वो आम नागरिक को एनकरेज करती है कि आप सेविंग करके मुझे स्मॉल सेविंग में दे दीजिए, मैं अपने देश के हित में लगा देंगे। लेकिन जब सरकार के पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी मैच्योर्ड हो जाती है, जहाँ सरकार भी बॉन्ड अपने रिलीज इशू कर सकती है, तो सिक्योरिटी टू पेपर भी इशू कर सकती है, और सरकार को लगता है कि वहाँ पर मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम आएगी और एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, तो सरकार का रुझान भी चेंज होता है। तो अभी तो सरकार पिछले दिनों पहले सालों में सारी डिपेंडेंट थी स्मॉल सेविंग पे, तो वो एनकरेज कर रही थी अपने नागरिकों की तुम ज़्यादा सेविंग करो। लेकिन जैसे इकॉनमी एडवांस होती है तो सरकार का कहना है कि मुझे कंजम्पशन भी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो जो लोग पैसा लेके इंडस्ट्री में लगा रहे हैं उनका माल कौन खरीदेगा। अगर आज की डेट में स्कूटर, कार और फ्रिज, टीवी बनकर लोग खरीदेंगे नहीं तो वो जो जिसने उन्हें पैसा कहीं से भी लिया, अगर बैंक से लिया या म्यूचुअल फंड से लिया, तो उसकी सेल नहीं होगी तो वो कहाँ करेगा, तो वो तो सेल बढ़ेगी। तो मेरा कहना है कि ये जैसे इंडिया की इकॉनमी है जो एडवांसमेंट की, वी आर ए डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन की इकॉनमी अलग होती है। डेवलप्ड नेशन की इकॉनमी में आप देखेंगे कि एक दिन में 2 या 3 बार इकॉनमी चर्न आउट हो जाती है, रोटेट करती है। आप कमाते हैं, शाम को खर्च देते हैं, जो शाम को जिसको खर्चते हैं उसकी इनकम होती है, वो रात को खर्च देते हैं और सुबह आके फिर दोबारा से रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। साइकिल 24 घंटे में 2 बार 3 बार में तो वो चर्न आउट होता है इकॉनमी का और उसी से जीडीपी बढ़ता है। तो जैसे जैसे अगर आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, आगे अगर एडवांस स्टेट में जाएगी और आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर जीना चाहेंगे, आप बेहतर खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि आप आज के लिए जी रहे हैं या कल के लिए जी रहे हैं, ये भी एक अपने आप में सवाल है। अगर आपका कल असुरक्षित लगता है तो आप सेविंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को सिक्योर कर लूं, आज बेशक मुश्किल में रह लूं, लेकिन आपको लगता है कि कल मेरा भविष्य सुरक्षित है, जैसे देश की इकॉनमी चल रही है, जैसे वर्किंग चल रही है, तो आप चाहेंगे जो मुझे आज मिला है तो मैं उसमें एंजॉय करूँ अपनी लाइफ को और फिर कंजम्पशन करूँ। और वो इकॉनमी को बूस्ट अप करता है। एडवांस्ड इकॉनमी का तो ये खास पैरामीटर है। सही रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, सही रास्ते वो तो उसी लिए, और उसी में क्या होता है जब एडवांसमेंट आती है तो एक कंपटीशन है। एक सरकार है जो स्मॉल सेविंग की कंपटीशन में खड़ी है, एक बैंक है जो अपने बैंक के फिक्स डिपॉजिट के लिए खड़ा है, एक म्यूचुअल फंड है जो अपने लिए खड़ा है कि लेके पैसे के लिए कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में ला के करूँ, और एक कॉर्पोरेट है जो कह रहा मेरी इक्विटी में आ जाइए, इक्विटी के लिए। तो सब में कंपटीशन है। जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है तो सब लोग देख रहे हैं कि किसके आ रही है। सरकार भी समझदार हो गई कि मैं अगर स्मॉल सेविंग पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती तो मेरी कॉस्ट पड़ती है, तो मुझे नहीं देना चाहिए। सरकार ने भी टैक्स एफिशिएंसी के इशू को भी काफ़ी किया। पीपीएफ का रेट एक ज़माने में 12% तक इंटरेस्ट का रेट होता था, अब घट के वो 8 से भी नीचे पहुंच गया। तो सरकार ने भी कहा कि नहीं, बैंकिंग के हिसाब से मिलना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लेंडिंग का रेट कम होता है, लेंडिंग का रेट कम होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ग्रोथ में, कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो ये अपने आप में एक बैलेंसिंग है। और इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेगी, आगे आगे मैच्योर्ड होगी जिसे हम कहते हैं, ये और कम होता चला ये कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, छोटी बचत योजना ये बढ़ेगा, और ये पैसे जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये इसी रेंज में ऐसे घूमता रहेगा। किसके पास ज्यादा सेक्टर होगा जो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ओके सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो एक अपना आप में थ्योरी है जो हर जगह अप्लाई होती है। यहाँ पे तुम्हारा पूजा का आखिरी कमेंट मैं आपको चाहूंगा कि भारत जैसा देश और जिस तरीके का यहाँ पर विविधता है, और अब तक आर्थिक जागरूकता मैं कहूँ थी, क्योंकि 2008 की हमने आंधी देखी है जब कई देश जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी उसके भी पैर और चूल्हे हिली थी। हमारे देश के लिहाज से जिस तरफ हम पढ़ते दिख रहे हैं, खतरे क्या है, रिस्क क्या है? अभी वो खतरे वाली मुझे नहीं लगता स्टेज अभी आई है। अभी कोई चिंता नहीं है। हम अपना बहुत ही कंजर्वेटिव कंजम्पशन और सेविंग बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी इकॉनमी बहुत बढ़ गई है, हमको ऑप्शंस जैसे बताया गया बहुत बढ़ गए हैं, और हम देखते हैं कि सरकार के स्मॉल सेविंग्स में हम पैसा लगाएंगे तो हमको इतना ही रिटर्न मिलेगा,
वही अगर हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो ज़्यादा कम तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी मिल सकता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होते हैं। रिस्क लेना मार्केट सीख की रहे हैं या रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई है? हमारी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई है क्योंकि हमारी आमदनियां बढ़ गई हैं और हम रिस्क लेना सीख भी रहे हैं। हम अब उतना डरते नहीं हैं जितना हम पहले डरते थे। तो और हम पहले कहा जाता था कि जितना कमाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना सेव कर सकते हैं कर लें। अब हम थोड़ा उसको अपने सहूलियत के खर्च करने में उतना ज़्यादा घबराते नहीं हैं, हम कंजम्पशन अपना उस हिसाब से करते हैं। तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ अ मैच्योरिंग इकोनॉमी, जो कि होना ही था। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, तो अब काफ़ी साल हो गए हैं, ये होना ही था। और अभी कोई ऐसे कि रिस्क विस्क की इतना मुझे लगता नहीं है वो स्टेज आई है। हाँ, क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स हैं और वो सब सही से अगर काम करते रहें तो ऐसे डर की रिस्क फैक्टर नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को ये समझाने के लिए। असल में छोटी बचत योजनाओं का जो आंकड़ा है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो चिंता की बात नहीं, बल्कि ये सुकून है और ये इशारा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ अब बढ़ती दिख रही है। और ये हमारे और आपके जो साक्षरता है, लिटरेसी है, आर्थिक मामलों को लेकर, बचत को लेकर और हमारे निवेश और उसके जरिए मुनाफा कमाने की, वो भी अब दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं youtube.com/rajyasabha.tv/देशांतर। आप अपनी राय हमें जीमेल पर भेज सकते हैं dd.rajyasabha.tv@gmail.com। और बात आपके सुझाव और राय की। हमने एक कार्यक्रम किया था सरकारी नौकरी बढ़ती उम्र सीमाएं। हमारे दर्शक हैं सुनील, उन्होंने लिखा है कि राज्य लोक सेवा आयोग एक परीक्षा पूरा करने में 5 साल लगाती हैं और अगर हम पीजी करने के बाद 25 साल में परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में ही 35 साल पार हो जाते हैं। भर्ती में करप्शन अलग है, आखिर गांव का युवा क्या करे। उन्होंने अपील की है कि सिस्टम को सुधारा जाए। एक दर्शक हैं कृष्ण कुमार, जिन्होंने हमें जीमेल पर लिखा है कि मैं राज्यसभा टीवी का नियमित दर्शक हूं, सरकारी बैंक में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूं और मेरी राय में सरकारी नौकरी में समय सीमा जो प्रवेश की है उसे 42 वर्ष होने से एक बड़ा गैप हो जाएगा। 42वें साल में नौकरी लगने पर प्रमोशन के मौके नहीं मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों की राय, सुझाव और आलोचना का। आप हमें यूं ही लिखते रहिए और हम आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।